90 से लेकर के अब 2003 तक फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली, आप उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किए। उन लोग मुझको पकड़ के कार में बैठा लिया। लाइफ का लगता है कि शायद तब से फेलवा टाइम था। बिल्कुल, आपके बहुत सारे शौक आपसे छीन लेती है। लेकिन 12वीं में ऐसा क्या हुआ? तो मुझको लगता था कि मैं अपने गुरुजनों के साथ अन्याय कर दिया हूँ। उनकी निर्णय लेना जितना मायने रखता है, निर्णय लेने के बाद उसको सही साबित करना और ज़्यादा मायने रखता है। फिजिक्स का लेक्चरर था, आप जानते हैं, मैंने उस जॉब को भी छोड़ दिया। फिर वो जर्नी आपकी कैसी थी, क्योंकि आप लगातार स्ट्रगल कर रहे थे? कि व्यक्ति को अपना करियर जब सिक्योर करना रहता है तो इंजीनियर बनना चाहेगा, डॉक्टर बनना चाहेगा, BSc MSc करना चाहेगा। उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? मतलब मेरी भगवान से भी लड़ाई होती थी कि मैं तो बहुत अच्छे उद्देश्यों से परीक्षा की ओर गया था जी। तो मुझको कसक तो रहती थी, लेकिन जब मुझको उससे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जब आपका सोचा हुआ नहीं होता, जैसे हम तो खिलौने बोलते हैं, रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं बोलते हैं, डोर तो किसी और के हाथों में है, कि एक ऐसी परिस्थिति है कि जब आपको करप्शन के कारण अपने चयन से पीछे हटना पड़ रहा है। आपका प्रशासनिक क्षेत्र में जाना नहीं हुआ, इसे आप खुद की कमी मानते हैं या सिस्टम का फेलियर है? एक बार रावण ने जीत लिया 10 दिशा, एक बार 10 शीश कटो पड़ो रण में है, एक बार पारथ ने जीता महाभारत को, एक बार भेलन ने लूट लिया वन में है, मानुष बेचारा की गिनती गिनाए कौन, दिनकर की 3 दशा होते एक दिन में है। तो गाना अगर आप गाते हैं तो कुछ अगर आप गुनगुना दें। अपने अपन मोला हाँसी आथे। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, और मैं आगे बढ़ते गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक मेरे आने लगी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार आप सभी को, बिंदास बोल के इस खास कार्यक्रम टॉक शो में आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात कराना चाहते हैं जो कि शिक्षा दूत के तौर पे पूरे छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं, और जिस शहर से आते हैं वहाँ के शिक्षा आइकॉन के तौर पे जाने जाते हैं। पिछले 20 सालों से युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। अब तो यही स्थिति है कि पालक भी ये तय करने से पहले उस गुरुजन से पूछते हैं कि आखिर अपने बच्चे को क्या बनाना है। एक बेहतर गाइडेंस और एक ऐसी शख्सियत जो कि आज शिक्षा के क्षेत्र में एक पूरे प्रदेश भर में एक अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये कहावत मैं एक ज़रूर कहूँगा कि एक शिक्षक ही हैं जो खुद से ज़्यादा अपने शिष्यों की सफलता की कामना करते हैं। जी हाँ, आज हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए खास शख्सियत हैं, खास मेहमान हैं रविंद्र तिवारी सर। सर आपको सबसे पहले प्रणाम बिंदास बोल की तरफ से, और आज आपका स्वागत है सर। बिल्कुल, धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सर जानेंगे कि आपके जीवन, आपके संघर्ष के बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। शुरू से लेकर के अब तक का सफ़र, आपका शुरुआत कैसे हुआ? बिल्कुल, शुरुआत तो पढ़ने के निर्णय लेने से हुई, और मैंने बहुत पहले, यद्यपि मैं एक छोटे से शहर से हूँ, आप और हम एक ही शहर से हैं, तो मैं जब क्लास 12th में था तब मेरे मन में ये प्रतियोगिता दर्पण जो होती है एक पत्रिका, उसको देख करके उस समय से विचार आ गया था कि मुझको UPSC की तैयारी करनी है। और वो तैयारी मैंने यहीं इसी शहर में रह करके करनी शुरू की। और पहली बार मेरा 1998 में उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फिर मेंस में मैं प्रीलिम्स और मेंस, मतलब 1999 में मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम क्लियर करके इंटरव्यू तक गया, और इंटरव्यू में मेरा चयन नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर से 2001 में मैं प्री क्लियर करके फिर से मेंस दिया। मतलब UPSC का मैंने 3 मेंस दिया, और उसमें निर्णय की कुछ कमी बोलें या समय परिस्थितियों के अनुसार कुछ चीज़ों को समझने में भूल, मैंने एक बार एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट लिया, और उसके बाद 3 बार जो मेरा प्री रहा वो इंडियन हिस्ट्री से निकला। और फिर मैं मेंस जब क्लियर किया था जब 1999 में, तो इंडियन हिस्ट्री और लिटरेचर हिंदी के साथ। तो ये तो शुरुआती अध्ययन की कहानी थी, उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती गई। लेकिन मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। आपकी कहानी, आप पर जितनी बात करें उतना ही कम है, समय भी बहुत कम हो जाता है आपके संदर्भ में बात करने की। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, कहाँ आप पढ़े, उसके बारे में। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तखतपुर शहर में ही हुई। यहाँ का जो हमारा शासकीय स्कूल है, जनपद पूर्व माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाता है, शहर के बीच में स्थित है। वहीं पर मैंने कक्षा 5वीं तक की शिक्षा ली, और पूरी तरह से हिंदी माध्यम में पढ़ा। फिर उसके बाद
कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक हमारा हाई स्कूल शासकीय जनकलाल मोतीलाल पांडे जो विद्यालय है वहाँ मेरा अध्ययन हुआ। और कॉलेज की शिक्षा भी मैंने यहाँ पर जो ग्रेजुएशन था वो अपना साइंस का ग्रेजुएशन मैंने तखतपुर के ही शासकीय जेएमपी महाविद्यालय से पूरा किया। और फिर मैं एमएससी करने के लिए बिलासपुर साइंस कॉलेज में गया। जो फिर आपको शुरू से बचपन में कोई कहानी वगैरह की भी आपको रुचि काफ़ी रही? किस तरह की कहानियों पे आपकी रुचि रही? हाँ, मेरा सौभाग्य था कि मेरा बचपन में जब मेरी नींद खुलती थी तो मेरे पिताश्री रामचरितमानस का पाठ करते रहते थे और मुझको भी रामचरितमानस को पढ़ने का, उसको पाठ करने का, और मुझको लोग बहुत प्यार से प्रवचन के लिए भी बुलाया करते थे। तो मेरा जो बचपन था वो रामचरितमानस के अध्ययन के साथ बीता और मुझको खुद को नहीं पता था कि मैं आईएएस के मेंस में रामचरितमानस का एक कांड भी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ूंगा। तो ये एक सहज रहा पढ़ने की, और भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। यहाँ एक लाइब्रेरी थी हमारे स्कूल में, शिवहरे सर को मैं हमेशा श्रद्धा से याद करता हूँ। वो लाइब्रेरी के प्रमुख हुआ करते थे और मैं पूरे उनके सहयोगी के रूप में काम करता था। और उस लाइब्रेरी में जितनी भी प्रकार की किताबें होती थी मैं लगातार पढ़ते रहता था। और यहाँ तक कि वो किताबें जैसे कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी है या निराला की राम की शक्ति पूजा है, वो सबके पुराने एडिशन उस हमारे तखतपुर के लाइब्रेरी में मौजूद थे। और उन किताबों को मैंने अपने यूपीएससी के अध्ययन का आधार बनाया। तो लेकिन आपकी कहानी कुछ बहुत कम उम्र में आप एक पहले शख्सियत बने कि कोई कहानी आपकी छपी थी किसी मैगजीन वगैरह या फिर कॉमिक्स में? क्या था वो और कौन सी कहानी आप लिखे थे? बिल्कुल, क्या था वो? हाँ, मैं कहानी का नाम तो भूलते थे जा रहा हूँ। मेरी बहुत सी कहानियाँ चंदा मामा, हाँ, चंदा मामा में छपी, बहुत सी कहानियाँ मेरी पराग में छपती थी। सुमन सौरभ के लिए भी मैंने लिखा। और जो हमारे उस समय के लोकल पेपर हुआ करते थे सभी, उसमें भी एक कॉलम हुआ करता था साहित्य का, बच्चों के लिए एक अलग से पन्ना आया करता था। तो देशबंधु में मैं लगातार लेख लिखते रहा। अमृत संदेश में भी मेरे बच्चों के लिए लेख आए, बच्चों के लिए कहानियाँ आई। तो वो मेरे एक साहित्यिक जीवन का हिस्सा रहा और मुझको बहुत लंबा अवसर मिला। मैं शौक़ के तौर पर लिखता था और उस समय बड़ा छोटा छोटा पारिश्रमिक आता था। 25 रुपये आते थे, कभी 50 रुपये आते थे। और जब मैं विज्ञान प्रगति के लिए लिखा तो मुझको 1000 रुपये मिलता था एक लेख का। और वो राष्ट्रीय पत्रिका थी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था कि मैं राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में लिख रहा हूँ। तो ये सब बचपन के हिस्से रहे। वो उम्र क्या रही होगी जब आपने कविता लिखी, कहानी लिखी और उसके बाद उसको एक राष्ट्रीय अखबार में उसको स्थान मिला? और पिताजी ने फिर क्या कहा उस समय? आइए। तो हाँ, 12th की क्लास जाते तक, मतलब 8th से मैंने कुछ शुरुआत की थी, 12th की क्लास के जाते तक मैं एक अपने उम्र के बच्चों की तुलना में एक प्रोफेशनल राइटर बन चुका था। और सभी खुश रहते थे जब भी मेरी कोई कहानी छपती, जब भी मेरा कोई लेख छपता, मैं पूरे मोहल्ले में दिखाता, माता पिता को दिखाता, अपने सारे दोस्तों को दिखाता। और उस समय बहुत खुशी की बात मानी जाती थी। फिर धीरे धीरे जब मैं अध्ययन के फील्ड में गंभीरता से उतरते गया तो फिर ये मेरे सारे शौक़, कविताएं लिखना, कहानियाँ लिखना, फिर ये छूटते गए। लेकिन वो सारा शौक़ बड़े स्तर पर पहुँच गया। मैं लिटरेचर, हिंदी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने लगा। मैंने फिर जब खुद पढ़ाना शुरू किया पटेल ट्यूटोरियल में एज ए पार्टनर, एज ए डायरेक्टर, तो मैंने फ़िलासफ़ी पढ़ा। बचपन से मुझको इच्छा थी एक और कि मैं दुनिया को जानूं, और आज भी पूरी तरह से जान नहीं पाया, क्योंकि दर्शन की परिभाषा ही दी जाती है कि दर्शन जीवन और जगत को समझने का प्रयास है। तो जब परिभाषा ही जीवन और जगत को समझने का है तो पूर्णता तो मिल नहीं सकेगी। ये सृष्टि अनंत है, अपार है, इसको समझ पाना मानवीय क्षमता से परे है। लेकिन बचपन से ये भी जिज्ञासा थी। वो जिज्ञासा जा कर के पूरी हुई जब मैं CGPSC में फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट, इंडियन फ़िलासफ़ी और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ाने लगा। तो सब जुड़ते गया समय के साथ। जीवन पे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी कहानी, आपने बताया कि एक कहानी लिखी, सारी चीज़ें आगे बढ़ी। फिर आपको शुरू से ही रामायण वगैरह में भी काफ़ी रुचि रही। अभिरुचि किस तरह की थी और आप जाया भी करते थे क्या? वो रामचरितमानस को मैंने जितनी बार पढ़ा, जितनी बार, मुझको यही लगा कि लोग भगवान का प्रमाण खोजते रहते हैं। मतलब जो दार्शनिक होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, जिनकी बुद्धि तर्क पर ज़्यादा रहती है, तो मुझको लगता है कि रामचरितमानस जैसी रचना का लिखा जाना ही इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में भगवान है। मतलब तुलसी का काव्य ऐसा बहता हुआ झरना है, वैसा झरना आप लिख कर दिखाओ।
उसके शुरू के श्लोक वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणियम, ऐसा चलते जाएगा। आप पहले संस्कृत की धारा में डूबेंगे, फिर उसके बाद आप अवधि के दोहा सोरठा में डूब जाएंगे, जेहि सुमिरत सिद्धि होए गढ़ नायक करिवर वदन। ऐसा लगेगा कि आप कब डूब गए कब डूब गए कब डूब गए, और आप कितनी गहराई तक जाते जाएंगे आपको स्वयं एहसास नहीं रहेगा। तो वैसी कविता का लिख पाना अपने आप में एक चमत्कार है। तो मैं उसको जब भी पढ़ता हूँ, अभी तो आपको मैं सस्वर पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखेंगे, छंद पर ही मेरा वीडियो रहता है। लिटरेचर हिंदी के साथ साथ मैं हिंदी का व्याकरण पढ़ाता हूँ, तो छंद को कैसे गाते हैं, सोरठा कैसे गाया जाता है, छप्पय कैसे गाया जाता है, रोला कैसे गाया जाता है, उल्लाला कैसे गाया जाता है, मैं गाकर पढ़ाता हूँ। तो तुलसी के काव्य को, चूँकि समय की कमी है, यदि हम गाकर पढ़ें तो भी हम उसमें डूब जाते हैं, भावना के साथ समझ कर पढ़ें तो भी उसमें डूब जाते हैं, और हमारी आंखों से आंसू ही बहते रहते हैं यदि आपके अंदर श्रद्धा का संचार है। तो चमत्कारी काव्य लगा मुझे। आप कम उम्र में ही रामायण का प्रवचन करने जाते थे। कुछ बताते हैं आपके बारे में कि पुराने थाने के पास में कहीं जब रामायण मंडली हुआ करती थी, वहाँ आप जा कर के आप प्रवचन किया करते थे। तो इतने बाल्यकाल से आप इतने रामायण, वेद, पुराण, इन सभी चीज़ों पे आपकी रुचि रही है। ये हमारे शहर, मैं तखतपुर शहर का निवासी हूँ जी। यहाँ नवधा रामायण की परंपरा रही है जी। गुप्ता समाज उसका संचालन करता था। दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी ने वो परंपरा शुरू की थी। मेरे पिताजी भी यहीं रहे, वो मानस का प्रवचन करते थे। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझको ये अवसर मिला कि मैं उन चीज़ों को बचपन से देख पाया, जान पाया, सुन पाया, समझ पाया। तो जैसी व्यक्ति के साथ परिस्थितियाँ होते जाती हैं, जैसा उसको अवसर मिलता है, इसीलिए कभी कभी कहा जाता है लाइफ इज़ नथिंग बट ए चांस। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझको ऐसा चांस मिला, और उस समय का संस्कार पर्व भी ऐसा था। और आज भी मैं चाहता हूँ कि यदि देश को आगे बढ़ाना है, युवाओं को संस्कार देना है, तो रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। गाँव में शाम को नवधा रामायण होता है। अब मैं थोड़ी से दर्शन की आपसे बात करूंगा, क्योंकि कभी कभी आप मुझसे लीक से हटकर एक समय चर्चा हो रही थी कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इसका बड़ा व्यवहारिक हल होता है। यदि व्यक्ति को, समाज को नशे से बढ़ाना है, तो शाम के समय या तो स्पोर्ट्स कल्चर का आप बढ़ावा करो या धर्म का बढ़ावा करो। तो जो नवधा रामायण होता है, या जो रामचरितमानस की शाम को पाठ की परंपरा है, या मंदिर में पूजा की परंपरा है, वो सहज रूप से मन को शाम के संक्रमण काल में शांति प्रदान करती है। हम गलत चीज़ों से दूर भागते हैं। और बच्चा जब फुटबॉल खेलता है, ये मेरा स्कूल भी है, यहाँ पर मैं अपनी पूरी क्षमता लगाकर, सामने आज ही प्लेग्राउंड बनवा रहा था। आप जब मुझसे चर्चा कर रहे थे तो मैं हिचक रहा था। मैं सुबह आज लगभग 7 बजे से यहाँ था और अभी तक मैं यहीं हूँ। तो बच्चों में या तो हम खेल का विकास करें, या तो उनमें कोई क्रिएटिविटी लाएं, या उनको धर्म की ओर मोड़ें। तो जैसे जैसे हम बच्चों को, युवाओं की शक्ति को रोक करके रखेंगे क्रिएटिविटी की ओर, वैसे वैसे वो गलत चीज़ों से स्वाभाविक रूप से दूर होगा। लेकिन आप इस रामायण और बाकी चीज़ों में आपकी रुचि रही, लेकिन आप इससे टर्न हो गए, पहला। दूसरा कि सर, आपकी खेल में की रुचि आप बता रहे थे, लेकिन खेल से आप ही कोसों दूर रहे। आप खेल से, किसी भी खेल में आपकी रुचि नहीं थी, लेकिन शतरंज के आप बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन समय आते आते आप उसको भी अलविदा कह गए। हाँ। क्या कहेंगे उसके बारे में? उम्र की बातें तो नहीं हैं, चुनौतियाँ जिसको बोलते हैं। किसकी चुनौतियाँ? कैरियर को लेकर के गंभीर होने की चुनौतियाँ। आपके बहुत सारे शौक़ आपसे छीन लेती है, ऐसा मुझको लगता है। और जैसे मैं सिंसियर हुआ पढ़ने के लिए, तो फिर यूपीएससी की तैयारी बेहद गंभीरता मांगती है। और उस यूपीएससी की तैयारी में मेरा एक शौक़ तो पूरा हुआ। मेरा सौभाग्य था, भारत के इतिहास को जानने की मुझको बहुत गहरी इच्छा थी, वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से पूरी हुई। और लिटरेचर हिंदी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो भी मुझको यूपीएससी में एक सब्जेक्ट के रूप में लेने का अवसर मिला। तो मैं जब इन सब्जेक्ट के साथ जूझना शुरू किया, तो मेरे शौक़ किनारे होते गए। तो ये एक कीमत चुकाई, मैंने समझ सकते हैं आप कीमत चुकाए, लेकिन आप बहुत जल्दी तखतपुर से निकल के हम बिलासपुर और दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। मैं फिर आता हूं। आप 10वीं में तखतपुर नगर के टॉपर बने। बिल्कुल सही। लेकिन 12वीं में ऐसा क्या हुआ कि आपको मतलब काफ़ी पायदान पीछे जाना पड़ गया? ऐसा क्या हुआ? मतलब संदीप एक एक चीज़ों की खबर रखकर पूरी अपनी मेमोरी को याद करके आया है, और मुझको वापस अपने अतीत की ओर ले जा रहा है। 12वीं में जान ही रहे हो, मैं साला नायक था, है ना, और मैं बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व कर रहा था। और 1990 का दौर था।
उस समय एक आंदोलन भी हुआ था आरक्षण के विरोध में, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करते हुए आरक्षण की प्रतिशत को बढ़ाया था, तो छात्रों ने काफ़ी उग्रता का प्रदर्शन किया था। दिल्ली से वो आग जली थी। फिर आप बोलेंगे मैं दिल्ली तक क्यों जा रहा हूँ करके, राजीव गोस्वामी छात्र आंदोलन के नेता बने थे और पूरा छात्र आंदोलन पूरे भारत में चला। तो उसी छात्र आंदोलन का हम लोग भी हिस्सा बने और फिर अध्ययन को हमने ओवर कॉन्फिडेंस में लिया कि अभी हम आंदोलन करते हैं, जब परीक्षा नज़दीक आएगी तो पढ़ लेंगे जी। तो इसलिए उसकी मतलब उसकी क्षतिपूर्ति या उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन कैसे सर, जो आपको टॉपर के तौर पे आपको जानते थे, पूरे श्रीनगर में एक मेधावी छात्र और शिक्षा में आपकी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी, ऐसे में चौथे पाँचवें नंबर पर आप चले गए। 67% आपका से भी हाँ और नीचे आ गया, 67% आ गया। वो आपके लाइफ का लगता है कि शायद तब से फेलवा टाइम था, बिल्कुल था। और मेरे मन से वो बात निकल ही नहीं पाती थी। मुझे बहुत एहसास होते रहता था कि मैंने अपने गुरुजनों के स्वप्न को ठेस पहुंचाई, उनके सपने को चूर चूर कर दिया। सभी टीचर्स की इच्छा थी कि मैं 12वीं में बहुत अच्छा रिजल्ट ला करके दूंगा। और जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया, या उससे पहले मैं जब एमएससी में 80% लेकर जब आया, तब फिर मेरे मन में एक शांति हुई कि गुरुजनों की जो मुझसे अपेक्षा थी वो मैं पूरा कर पाया। और बीच में कॉलेज के 3 वर्षों में मैं परसेंट के लिए बहुत जूझा और मैं 70 से ऊपर नहीं जा पाता था। या तो चेकिंग की परीक्षा प्रणाली ऐसी थी या मैं फोकस नहीं हो पा रहा था। तो मुझको लगता था कि मैं अपने गुरुजनों के साथ अन्याय कर दिया हूँ, उन्होंने मुझसे बहुत अपेक्षाएं रखी थी। फिर जब मैं यूपीएससी की तैयारी किया और सीजीपीएससी की तैयारी किया, व्यापम की परीक्षाओं में टॉप 10 टॉप 5 में रहा, तब मुझको लगा कि हाँ मैं कुछ किया अपने गुरुजनों की अपेक्षाओं के साथ। मैं फिर आऊँगा, लेकिन फिर मैं आपको फिर वापस ले चलता हूँ। आप 90 से लेकर के अब 2003 तक आप कंटिन्यू यूपीएससी और सीजीपीएससी, मैं इस सवाल पे जल्दी से आ रहा हूँ क्योंकि आप इस सवाल पे बार बार आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान जब फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली, आप फॉर्म भरे और आपका सिलेक्शन हो गया, तो सवाल आपसे ये है, आप उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किए तो फॉर्म क्यों भरे? हाँ, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और ये ऐसा प्रश्न है जिसका मैं भी एकदम परफेक्ट जवाब नहीं दे पाऊँगा। मुझको अपने मन से तो लगभग डिसाइड ही था कि मुझको या तो सिविल सर्विस में जाना है, यूपीएससी में क्लियर करूँगा, या तो मैं आईएएस बनूँगा या डिप्टी कलेक्टर के रैंक तक जाऊँगा। और उसके बाद व्यक्ति खुद का मूल्यांकन करने के लिए कई परीक्षाओं में बैठता है और कई बार क्या होता है कि कई परीक्षाओं में उसके मित्रगण उसको बैठा देते हैं। तो आप इस घटनाक्रम को भी जानते हैं। फूड इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने के लिए संतोष छत्री सर थे, प्रफुल्ल मिश्रा जी थे, ऐसे हम लोगों की एक टीम थी जो यहाँ पर पढ़ते रहती थी, पढ़ाते रहती थी। तो उन लोगों ने मुझसे फॉर्म भी भरा दिया और मैं पेपर देने नहीं जा रहा था, सोया हुआ था घर में। और उन लोग आ कर के मुझको उठाए कि चलो महाराज आप पेपर देने जाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं पेपर देने के बिल्कुल मूड में नहीं था, उन लोगों के साथ गया। बाइक में हम लोग जा रहे थे, फिर पानी गिरने लगा रास्ते में कानन भंडारी के पास। तो पीछे से कार में और मेरे स्टूडेंट लोग आ रहे थे, उन लोग मुझको पकड़ के कार में बैठा लिए और आखिर में परीक्षा हाल तक पहुंच गया और रिजल्ट रहा मेरा प्रदेश में 10वां रैंक बना। तो आप काफ़ी खतरनाक पत्रकार हैं। जिस व्यक्ति के पास आप पहुँचते हैं पूरी, आप वैसे तो मुझको आप जान ही रहे हैं, लेकिन आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। अच्छे प्रश्न। तो फिर उस निर्णय पर फिर आप कितने, घर में भी आपको कहा गया आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हो, कुछ तो ज्वाइन कर लो, कहा फिर कैसा था वो पिताजी को जवाब दे पाना उस आपके फैसले का? पिताजी ने तो अधिकांश फैसलों के लिए मुझे कहा, उनका एक वाक्य होता था, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मतलब तुम्हारा कैरियर है, तुम फैसला करो। लेकिन चाचा जी हैं, तो चाचा जी ने, मेरा गांव है अमलडीहा, चाचा जी ने वहाँ से 5-6 लोगों को भेज दिया था कि इसको पकड़ के क्या करो, ज्वाइन कराओ। वो सब घर में आकर के टिक गए थे। तो वो निर्णय अपने घर वालों को मना पाना काफ़ी, मतलब मेरे लिए भी एक ऐसा निर्णय रहा जिसके लिए मुझको जूझना पड़ा। उनको बताना पड़ा कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मैं परीक्षा में बैठ गया था, लेकिन मैं इस जॉब को नहीं कर पाऊँगा, मेरा लक्ष्य दूसरा है। मैं एजुकेशन के फील्ड में ही अब काम करना चाहता हूँ और मैं ऑलरेडी पटेल ट्यूटोरियल ज्वाइन कर चुका था उस समय तक। और तखतपुर में भी मेरी कोचिंग संस्थाएं चल रही थी, एक हम लोग स्कूल भी चलाने लगे थे। तो मैं गंभीरता से अपने शिक्षा के क्षेत्र में आ चुका था। पर उस निर्णय, जैसे आपसे चर्चा हो रही थी कि निर्णय लेते समय आपको डर लगता है कि नहीं, तो उस पर मेरी और पटेल सर की बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी कि निर्णय लेना जितना मायने रखता है, निर्णय लेने के बाद
उसको सही साबित करना और ज़्यादा मायने रखता है। तो मैंने एक बड़ा निर्णय लिया कि मैं सब गवर्नमेंट जॉब को छोड़ूंगा। मैं यहाँ तक कि टीचरशिप में था, हाई स्कूल में मैं फिजिक्स का लेक्चरर था, आप जानते हैं। मैंने उस जॉब को भी छोड़ दिया। तो मुझको इन चीज़ों को सही साबित करना था। जैसे छोटे उदाहरण में आपसे चर्चा हुई थी कि टॉस जीत करके कोई टीम फैसला करती है कि मैं बैटिंग करूंगी या बॉलिंग करूंगी, तो ये निर्णय लेना जितना मायने रखता है, उसको सही साबित करना और ज़्यादा मायने रखता है। यदि टीम डिसाइड करती है कि मैं बैटिंग करूंगी और बहुत जल्दी उसके विकेट गिर जाते हैं, तब फिर उसके निर्णय की आलोचना होने लगती है। एक तरफ आप फूड इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन करने से इनकार करते हैं पहला, लेकिन आप व्याख्याता की नौकरी ज्वाइन करते हैं, पहली पोस्टिंग आपकी कोरबा होती है। कोरबा के आगे कैसे करतल। आपने ये तय किया? दोनों में तो बड़ा पोस्ट कौन होता है, वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। फिर वो जर्नी आपकी कैसी थी, क्योंकि आप लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, फिर वो शुरुआत आपके संघर्ष की कैसे थी ज्वाइनिंग के बाद? वास्तव में टीचरशिप की नौकरी मैंने शुरू से ही कर ली। मैं 95 में एमएससी करके निकला। उसके बाद मैं एडहॉक में कॉलेज में पढ़ाने लगा। तो मैंने 3 साल तक 95 से 98 तक फिजिक्स पढ़ाया, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में। उसके बाद फिर मैं 98 में शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के रूप में व्याख्याता, अब जो व्याख्याता पंचायत कहलाने लगा, उसमें मैं सर्विस ज्वाइन किया था। और मेरी 2 ही प्राथमिकताएं थी, या तो मैं टीचर रहूँगा या तो फिर मैं बड़े प्रशासनिक पद में जाऊँगा। तो मैं शिक्षाकर्मी रहते रहते ही मैंने वहीं, जहाँ की आप याद दिला रहे हैं, कोरबा से बहुत दूर नून बिर्रा करके एक गांव है जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी, वहीं मैंने 1998 में पहली बार यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा क्लियर किया था। और जब मैं कुंडा आ चुका था ट्रांसफ़र करा करके, तो कुंडा में मैंने यूपीएससी का मेंस भी क्लियर किया और मैं इंटरव्यू तक गया। तो ये सारी तैयारियां मेरी ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। तो ठीक है, लेकिन आपने उस नौकरी को भी छोड़ दिया। अब मैं फिर आपके पास आता हूँ कि आप फिजिक्स में एमएससी किए हैं, लेकिन आप हिंदी के प्रखंड विख्यात विद्वान हुए। कैसे? लोग जानना चाहते हैं कि फिजिक्स करने के बाद फिर आप हिंदी की ओर। भौतिक शास्त्र मेरी एक व्यावसायिक चयन था। मतलब एक व्यक्ति को अपना करियर जब सिक्योर करना रहता है, तो इंजीनियर बनना चाहेगा, डॉक्टर बनना चाहेगा, बीएससी एमएससी करना चाहेगा, तो मैंने गणित का फील्ड चुना था। मुझको व्यावसायिक रूप से पता था कि गणित का फील्ड मेरे लिए करियर सिक्योरिटी का, जिस समय मेरे बच्चों की अपनी सामान्य सोच थी, करियर सिक्योरिटी लेके आएगा और उससे ज़्यादा अधिक सिक्योरिटी मुझको मिलेगी फिजिक्स में एमएससी करने से। काफ़ी क्रेज था उस सब्जेक्ट का, अभी भी है। फिजिक्स एक अपने आप में यूनिक सब्जेक्ट है, गणित का रथ सारथी फिजिक्स है। तो मैंने फिजिक्स को ले लिया था, लेकिन हिंदी तो मेरे खून में दौड़ता था। हिंदी तो मुझको विरासत में मिली थी, हिंदी तो मेरी आत्मा थी, और उससे मैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान गंभीरता से जुड़ पाया। तो आप इसके बाद फिर आप जब लगातार आप तैयारी करने लगे, आप पहले शख्स थे जो यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुँचे, उस दहलीज तक पहुँचे, और उसके बावजूद भी जो फाइनल आपको मार्क्स मिले, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन हम जब देखते हैं कि कुछ साल बाद जितने मार्क्स आपको मिले थे, उससे कम वालों का भी सिलेक्शन हो गया, तो वो कसक कैसी होती है आपके लिए? हाँ, वो कसक बहुत बड़ी कसक रहती है और वो बहुत दिनों तक सालते रहती थी। लेकिन जब उससे मतलब मेरी भगवान से भी लड़ाई होती थी कि मैं तो बहुत अच्छे उद्देश्यों से परीक्षा की ओर गया था, तो मुझको कसक तो रहती थी। लेकिन जब मुझको उससे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जब आपका सोचा हुआ नहीं होता तो भगवान का सोचा हुआ होता रहता है। तो मैं तो यहाँ पर यही मानता हूँ कि भगवान मेरी नेट प्रैक्टिस करा रहे थे। आज मैं अपने पटेल ट्यूटोरियल में फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, वो तो बात पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन कैसी लड़ाई? भगवान से क्या लड़ने? मुझको लगता था कि मेरा चयन क्यों नहीं हुआ भगवान। मैं तो सेवा के लिए जाना चाहता था। मैं वहाँ भी जा करके, जैसी मेरी एक अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है कि मैं लोगों की मदद करूं, एक टीम बनाकर आगे बढ़ूं, तो मेरे उद्देश्य एकदम नीट एंड क्लीन थे कि मैं जाऊंगा और जा करके बहुत अच्छे अच्छे कार्य करूंगा। तो मुझको लगता था कि इतनी अच्छी सोच के बाद मेरा चयन आखिर क्यों नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे मन शांत हुआ और काफ़ी लंबे समय के बाद फिर मैं वही समझ पाया कि भगवान जो कर रहा था बेहतर कर रहा था। मैं कौन होता हूँ, मैं तो करता हूँ नहीं। जैसे हम तो खिलौने हैं बोलते हैं, रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं बोलते हैं, डोर तो किसी और के हाथों में है। तो बात थोड़ी देर से समझ में आती है, युवा मन तो उलझता ही है, आक्रोशित होता है, कसक तो होती है। आपके लाइफ में पहले आप 12वीं आपका मार्क्स का हुआ, दूसरा इंटरव्यू पे भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तीसरा आप पटेल ट्यूटोरियल का आप जिक्र कर रहे थे, आप नहीं हो पाए, लेकिन आपके पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे आज एक
बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन मैं फिर बीच में आता हूँ कि एक परीक्षा जो पीएससी था, कोई पेंच उसमें भी आपका कुछ फंसा था, वो क्या था? कौन से पीएससी का एग्ज़ाम था? 2003 की पीएससी है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और नई मेरिट लिस्ट में जहाँ तक मेरा 95 रैंक है, एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला हुआ है। जो पीएससी ने उस समय, वो आप जानते होंगे, लंबा विवाद है, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जान रहा है। 2003 की पीएससी को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सी रही, और 2003 के बाद 2023 की पीएससी कंट्रोवर्सी में आई है। 20 साल बाद ऐसा विवाद हो रहा है। उसी समय सूचना का अधिकार आया तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई। तो एक बहुत दर्दनाक हिस्सा था लाइफ का। उस समय आक्रोश की चरम सीमा रहती थी। एक दो, जैसे मैं प्राचार्य चयन की परीक्षा में गया था, तो 1 घंटे से ज़्यादा मैं परीक्षा हॉल में नहीं बैठ सका, मैं पेपर छोड़कर बाहर निकल गया कि ये कैसी परिस्थिति है कि जब आपको करप्शन के कारण अपने चयन से पीछे हटना पड़ रहा है, दुनिया भर की समस्याएं आपके सामने आ रही है, तो आपका पेपर देने का क्या मन, आपका पेपर देने का फ़ायदा क्या। लेकिन हर चीज़ का हल आता है। रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सूरज की किरण निकलेगी। और वो 2003 के बाद पूरे प्रदेश के लिए एक सूरज की किरण आई, सूचना का अधिकार आया। सूचना का अधिकार होने के बाद लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी रही। व्यापम ने बहुत अच्छी सी परीक्षाओं का संचालन किया, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और सभी विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छा लगा। और ये युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार कुछ भी अच्छा काम करे, बुरा काम करे, आलोचना हो, लेकिन वो जिन चीज़ों के साथ युवाओं का भविष्य जुड़ा है, वहाँ पर बहुत सिंसियरिटी के साथ उसको काम करना चाहिए। नहीं तो युवा सोच जो होती है वो बहुत ज़्यादा तनाव की ओर, डिप्रेशन की ओर जाने लगती है। तो आप अपने सपने को प्राथमिकता देंगे या जिस कामयाबी पर आप पहुंच चुके हैं आप उसको प्राथमिकता देंगे? आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, और अब कभी अगर डिसीजन मानो कभी आया तो आपका फैसला क्या होगा? आपको फिर से लड़ना पड़ेगा? आपको फिर कोई फैसला पहले से तय है। अब तो मैं पढ़ाने का कार्य ही जारी रखूँगा। मुझको बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं जितनी खुशी से अपने पीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उतनी ही खुशी से जहाँ पर हम लोग अपना इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ मैं 6, 7, 8, 9, 10 के विद्यार्थियों को भी पढ़ाता हूँ। उनके साथ बच्चे बन करके पढ़ने में भी आनंद है, और पीएससी के विद्यार्थियों के साथ बड़े लेवल पर चर्चा करने में भी आनंद है। तो मैं अपने लाइफ के फ़िलहाल बहुत आनंद के दौर में हूँ। मैं काम से संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। तो सर, पिछले 2 दशकों से आप शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, युवाओं को गाइडेंस दे रहे हैं। अब क्या संदेश देना चाहते हैं? 20 साल पहले किस तरीके की पढ़ाई होती थी, तब क्या व्यवस्था होती थी, और अब सुविधाओं में क्या इजाफा हुआ है, और आज के युवाओं को क्या संदेश है आपका? सुविधाओं में इजाफा बहुत हो चुका है। एक ऐसा दौर था जब व्यक्ति ढूंढता था कि मुझे कोई पुस्तक मिले, मैं ऐसी कोई सही गाइडेंस को पाऊँ ताकि मेरी तैयारी हो सके। अब तो गाइड करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। मतलब इतने सारे वीडियो, इतने सारे लेक्चर, इतने सारे मटेरियल कि विद्यार्थी को अब सही मैटर का चयन कर पाना, ये सफलता की कुंजी बन गई है। मतलब वो कैसे भ्रम और कैसे वास्तविकता में अंतर कर सकेगा, और वो कितनी गंभीरता से पढ़ पाएगा। मतलब आज स्टडी भी मतलब पहले की तुलना में हाईटेक भी हो गई है, और काफ़ी भ्रामक स्थिति में विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर के लोग ही ले आते हैं। यद्यपि मैं स्वयं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूं, पर मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि इसके लिए भी मुझको मेरे विद्यार्थी ही लेकर के आए। यद्यपि मैं जाना चाहता था, पर यहाँ हमारे तखतपुर से दुष्यंत जी का असिस्टेंट कमांडेंट में चयन हुआ जी। आज भी वो देश की सेवा कर रहे हैं। उन्हीं का कहना था कि भैया आपको हर हाल में पढ़ाना चाहिए, आप लोग नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर ये भ्रम की स्थिति कैसी दूर होगी। और वैसे ही अनिल सोनी जी हैं जो एडिशनल एसपी हैं अभी जी तखतपुर से ही, वो उन लोग सब मुझको खींच करके कोचिंग के फील्ड में उतारे। तो अभी की स्थिति में विद्यार्थियों को सही व्यक्ति, सही संस्था, सही किताबों का चयन करना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है। अब मैं फिर आपके पर्सनल लाइफ पर आता हूँ। आपके पिताजी कहते थे कि तेरा फैसला तू जान। आप जब करही गाँव गए तब आपका फैसला क्या था? पिताजी का क्या फैसला था उस समय? शादी को लेकर के उस समय पिताजी की ज़्यादा इच्छा थी कि मैं वहीं शादी करूं, और मैं भी सहमत था। लेकिन हाँ, उनकी इच्छा मेरे से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो गांव को देखे, उनको ऐसा परिवेश पसंद आया। वो चाहते थे ऐसी बहू जो ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेश से तालमेल बिठा सके। आपके चयन का कहीं स्थान था या पिताजी ने फाइनल किया था वो फाइनल ही था? हम दोनों की सहमति थी और मैंने पिताजी की इच्छा का सम्मान किया था। तो अब कैसा अनुभव है करही गांव में आपका लगाव और जुड़ाव? उसकी बात फिर शांत सुखद है।
ससुराल है, आना जाना होते रहता है। आपके कितने बच्चे हैं भैया? अभी 2 बच्चे हैं, क्या क्या नाम है? एक का नाम अनुग्रह है और एक का नाम अर्पित है। वो कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? दोनों मेरे ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अच्छा। थोड़ी देर पहले मैं चर्चा में आपको बता ही रहा था कि डॉक्टर के लिए अपने खुद के पेशेंट का ऑपरेशन करना एक चुनौती मानी जाती है। तो मेरे लिए भी एक बड़ा फैसला लेना था। मुझको हमेशा लोग सजेशन देते थे कि मैं बिलासपुर भेजूं, किसी बहुत बड़ी संस्था में भेजूं, किसी इंटरनेशनल कहलाने वाले स्कूल में भेजूं। लेकिन मैंने ये निर्णय लिया कि जैसे मैं सारे बच्चों को गाइड कर रहा हूँ अपने शहर में, तो मेरे बच्चों को भी मैं गाइड करूँगा। और जैसे सारे बच्चों की पढ़ाई है, बिल्कुल वैसी पढ़ाई मेरे बच्चों की भी है। तो वो मेरे ही विद्यालय में पढ़ते हैं। तो आप कैसे देख पाते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आप जैसे काम कर रहे हैं, आपने कोचिंग की शुरुआत तखतपुर में भी की, आप जरहा गांव में भी किए, बिल्कुल। आप बिलासपुर में भी किए, लेकिन कुछ जगह की कोचिंग आपको बंद करनी पड़ी, लेकिन यहाँ बंद करके आपने एक कदम आप रायपुर की तरफ बढ़ा लिए। वो कैसा सफ़र था? तखतपुर का कोचिंग बंद करके मैं नहीं गया था और मेरे साथी पढ़ाते थे। तो तखतपुर का कोचिंग, तखतपुर का विद्यालय मैं अपने पार्टनरशिप ग्रुप के हाथों में दे करके गया था और मेरा भी आना जाना लगा रहता था। मैं बिलासपुर के भी कार्यों को देखता था और तखतपुर के भी कार्यों का संचालन करता था। पर तखतपुर का ग्रुप किसी कारण से कोचिंग संस्थान को मेरे जाने के बाद अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाया। किसी की नौकरी लग गई, किसी का मन नहीं हुआ एक साथ काम करने का, लीडरशिप कोचिंग की जैसी होनी चाहिए आपस में नहीं हो पाई और मैं समय प्रॉपर नहीं दे पाया क्योंकि मेरा ध्यान बिलासपुर और छत्तीसगढ़ पे लग गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर स्टेबल हो गया तो फिर से एक बार मैं लौट करके तखतपुर में कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ। और जैसे मेरा पहले भी उद्देश्य था, तखतपुर में मैं प्रोफेशनली नहीं लेता इन चीज़ों को, फीस दिए तो ठीक, ना दिए तो ठीक, आएँ पढ़ें, हम सब आगे बढ़ें। तो अभी फिर से मैं उन चीज़ों को यहाँ पर प्रारंभ कर दिया हूँ। तो फिर आप टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हैं? आप अभी भी सेंटर आपका रायपुर, बिलासपुर और बहुत से आपके छात्र हैं, उनको टाइम को फिर कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैनेजमेंट गुरु कैसे बने आप? नहीं, मैनेजमेंट गुरु नहीं, हमारी टीम है। जैसे आप लोगों की इतनी बड़ी टीम है, हम लोग 5 डायरेक्टर हैं पटेल ट्यूटोरियल में। इसके अलावा बहुत से विद्वान शिक्षक हैं हम लोगों के साथ, तो हम सब मिलजुल कर पढ़ाते हैं जी। तो मुझको जब भी समय मिलता है, मेरी पहली प्राथमिकता पटेल ट्यूटोरियल ही है मुझको, लेकिन जब भी समय मिलता है तो मैं फिर वहाँ से समय निकाल करके तखतपुर के अपने स्कूल को देख लेता हूँ, अपने कोचिंग को देख लेता हूँ। और वहाँ जैसे मेरा सब्जेक्ट हो गया तो फिर मैं कुछ फ्री हो जाता हूँ तो अन्य कार्यों पर समय दे देता हूँ। मतलब मेरी प्राथमिकता एकदम स्पष्ट है, अध्ययन और अध्यापन, और दुनिया की अन्य चीज़ों से मुझको विशेष अभी लेना देना नहीं है, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन आप इतने विद्वान, इतने सुलझे हुए, इतने योग्यशील होने के बावजूद भी आपका प्रशासनिक क्षेत्र में जाना नहीं हुआ, इसे आप खुद की कमी मानते हैं या सिस्टम का फेलियर है जिसके कारण आप चयन नहीं कर पाए? इसको आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। मैंने तो अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया जी, चयन भी हुआ, फिर मैं गया नहीं जी। अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं, आज यूथ के आइकॉन हैं, यूथ आपसे संदेश चाहता है, क्योंकि आप 20 सालों से 2 दशकों से आप आइकॉन हैं, आपके हर फैसले पर यूथ उसको स्वीकार करता है। मैं दानेश्वर शर्मा जी की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जो मेरी बहुत फेवरेट है। जीवन में उत्थान पतन, उतार चढ़ाव होते ही रहता है जी। मतलब मेरा चयन हुआ, फिर मैं नहीं गया, फिर मेरा चयन नहीं हुआ, ऐसा सबके साथ होता है। मतलब मैं कोई ऐसा अद्भुत व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे सारे विद्यार्थी इस तरह के कष्ट से जूझते हैं। 3 परीक्षाएं होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। मैं क्लास में भी उनको समझाते रहता हूँ कि दिनकर की एक दिन में 3 दशा होती है। थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूँगा। जी, जी, जी। सुबह बाल सूर्य आता है, दोपहर को वही प्रचंड सूर्य हो जाता है और शाम को वही सूरज ढल जाता है, लेकिन वही सूरज दूसरे दिन फिर उग जाता है। तो हमको सीखना क्या चाहिए? तो इसको लेकर के एक से एक कविताएं आती है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, एक बार कृष्णचंद भागे जात आधी रात, एक बार कंस को पछाड़ो एक क्षण में है, एक बार रावण ने जीत लिया 10 दिशा, एक बार 10 शीश कटो पड़ो रण में है, एक बार पारथ ने जीता महाभारत को, एक बार भीलन ने लूट लिया वन में है, मानुष बेचारा की गिनती गिनाए कौन, दिनकर की 3 दशा होते एक दिन में है। यानी सूरज की एक दिन में 3 दशा होती है, तो हमारी क्या औकात, हमारी क्या क्षमता। फिर दूसरा कवि समझाता है कि दीप से जलना नहीं बलिदान सीखो, सूर्य से ढलना नहीं उत्थान सीखो। फिर दानेश्वर शर्मा जी और अच्छे से लिखते हैं, दिन के आगे एक रात है, दिन के पीछे एक रात है,
पर दिन होकर के रहता है, सूरज कैद नहीं होता है। हर बसंत के आगे पतझड़, हर बसंत के पीछे पतझड़, पर जी। बसंत होकर रहता है, मौसम कैद नहीं होता है। तो विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि समय और परिस्थितियाँ बदलती हैं, कभी एक सी नहीं रहती। यदि हमारा अच्छा समय हमारे साथ नहीं रहता तो बुरे समय की भी क्या औकात है कि वो हमारे साथ रहेगा। समय को बदलना ही है। गौतम बुद्ध इसे क्षण भंगुरवाद में कहते हैं, और इसे मैं विद्यार्थियों को संदेश के रूप में भी देना चाहूँगा कि जब कभी वो निराश रहें तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। वक्त तो बदलेगा, हर किसी का बदलता है, आपका भी बदलेगा। लेकिन इस बात को विद्यार्थी समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आजकल हम देख पा रहे हैं बहुत ही कम संघर्षों में ही उनकी उम्मीद टूट जाती है। उन्हें लगता है कि मानो उनका जीवन व्यर्थ हो चुका है। बिल्कुल। असफल एक बार होने के बाद आप तो खैर 96 से 2003 तक आप संघर्ष किए, एक लंबा कालखंड आपका। ऐसे में विद्यार्थियों को पेशेंस कहाँ गया? किस चीज़ की ज़रूरत है आज के इस युग में? विद्यार्थियों को धैर्य सिखाना पड़ेगा, उनको असफलता को भी सीखना सिखाना पड़ेगा। छिछोरे पिक्चर आप और हम सभी देखे हैं। जनरली लोग विद्यार्थियों के मन में मोटिवेशन देना अच्छी बात है, लेकिन आप समाज की इतनी अपेक्षाओं को, माता पिता की इतनी अपेक्षाओं को बोझ के रूप में अपने बच्चों के ऊपर मत ला दें कि आपको ये करके दिखाना है, आपको ऐसा करना ही है, आपको आगे बढ़ना ही है। यदि आप नहीं बढ़ पाए, यदि आपका चयन नहीं हो पाया, यदि आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? ये पिक्चर भी एकदम स्पष्ट रहनी चाहिए। बच्चों को एक और बातें और रहती है कि एक व्यक्ति को दो चीज़ों को हमेशा जानना चाहिए, एक अपनी क्षमताओं को और दूसरी अपनी सीमाओं को। यानी मुझसे क्या हो सकता है ये भी मैं जानूं और मुझसे क्या नहीं हो सकता ये भी मैं ना जानूं। यदि मैं अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहा हूं तो भी मैं अपने साथ अन्याय कर रहा हूं, और यदि अपनी मैं सीमाओं को नहीं समझ करके किसी चीज़ के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा हूं तो भी मैं अपने आप के साथ अन्याय कर रहा हूं। तो ये विवेक तो विद्यार्थियों के अंदर रहना चाहिए, और पूरे समाज का कर्तव्य है कि वो इस विवेक को विद्यार्थियों को सिखाए। फिलॉसफी पढ़ाते समय मेरा पूरा ध्यान इसी बात पे रहता है। विद्यार्थी मुझको इसीलिए बहुत पसंद करते हैं कि मैं उनको जीवन को सहजता में लेना सिखाता हूँ, और दर्शन सिखाता भी वही है। लेकिन फिर भी आप इतने लंबे समय से आप इसी काम को कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं। दिल्ली का मुखर्जी नगर इतना फेमस, जो केवल वहाँ से अधिकारी बनाना, सेलेक्ट होने का एक बहुत बड़ा केंद्र है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के हब को अगर देखा जाए, आज भी बिलासपुर अपने उन अधिकारों को हासिल नहीं कर पाया है। यहाँ पे भी और क्या ज़रूरत है? किस तरह की, किस पैटर्न में पढ़ाने की ज़रूरत है? हालांकि आप लोग तो कमोबेश कदम ताल कर ही रहे हैं, लेकिन एक कमी तो है, हम लोगों में ही कमी है शिक्षकों में। जैसे हम लोगों ने बार बार प्लानिंग की कि यूपीएससी की क्लासेस दें हम बच्चों को, सिविल जॉब। जो आपका इशारा है कि छत्तीसगढ़ से ज़्यादा आईएएस क्यों नहीं बन रहे हैं, आईपीएस क्यों नहीं बन रहे हैं, यद्यपि अभी रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हम लोगों से आप पूछ रहे हैं तो हम लोगों की सीजीपीएससी पे इतनी ज़्यादा व्यस्तता और इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है कि हम यूपीएससी की ओर समय नहीं दे पाते। एक दो बार हमने ट्राई किया, फिर दो अलग अलग परीक्षाओं के साथ एक साथ जूझना हमको उचित नहीं लगा, तो हम लोगों ने अपना पूरा फोकस किस पर केंद्रित कर लिया? सीजीपीएससी पे। और हो सकता है अन्य कोचिंग सेंटर यदि ट्राई करें, विद्यार्थी ट्राई करें, तो जैसे सीजीपीएससी का हब है छत्तीसगढ़, यूपीएससी का भी बने। मेरी तो शुभकामनाएँ हमेशा रहेंगी इस फील्ड में। लेकिन फिर भी एक तरफ जो छात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर के पढ़ना तो चाहते हैं, प्रयासों में कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन एक गाइडेंस सही तरीके से नहीं मिल पाता। उसको लेकर के किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए? एक अभी हाल ही में एक मूवी भी आई है 12th फेल रीस्टार्ट, मनोज कुमार जी की, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें उसने बताया है। तो 15 घंटे वो आटे की चक्की पे काम करते थे। किस तरीके से टाइम को मैनेज करना चाहिए और क्या कुछ पढ़ना चाहिए? एक मैसेज आप युवाओं के लिए। विद्यार्थियों को पढ़ने में वैज्ञानिकता का समावेश हमेशा रखना चाहिए। मतलब वो जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहले उसके पैटर्न को समझ लें। जैसे सीजीपीएससी उनको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले उसके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सामने रखें जी, प्रारंभिक परीक्षा का भी, मुख्य परीक्षा का भी, और पैटर्न को समझने के बाद फिर उसके बाद पढ़ें। और पढ़ते समय दूसरी सबसे गंभीर बात रहती है कि हम फोकस्ड कितने हो पाते हैं। 8 घंटे पुस्तक के साथ बैठना, 15 घंटे पुस्तक के साथ बैठना, ये मायने नहीं रखता। हम कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो हमारे अंदर जाए, सही चीज़ें जाएं और सही पैटर्न के अनुसार जाएं, ये मायने रखता है। ये तो एक बहुत लंबा विषय है जिस पर जब आप बोलेंगे आपके साथ में फिर से चर्चा करूँगा कि पढ़ें कैसे इस पर। लेकिन आज के समय में ये बाकी जो
हाईटेक जो पढ़ाई हुई है, यूट्यूब है और भी बाकी ऑनलाइन क्लासेस है, इससे कैसे देखते हैं? ये कितना सहायक बन पाते हैं, जहाँ एक तरफ आप लोग पूरी मेहनत करके 2 से 3 घंटे की एक समुचित क्लास लेते हैं? यूट्यूब की क्लास और ऑनलाइन पढ़ाई तभी सक्सेस रहेगी जब विद्यार्थी पूरी तरह से गंभीर हो। जिसको पढ़ना है वो कैसों भी करके किसी भी तरीके से किसी भी साधन से पढ़ लेता है। और यदि विद्यार्थी गंभीर नहीं है तो क्लासरूम की पढ़ाई, यूट्यूब की पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई कुछ भी उसको काम नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज़ है उसमें अपने लक्ष्य को लेकर के हमेशा एक आग जलनी चाहिए विद्यार्थी के अंदर कि मुझको इस लक्ष्य को हासिल करना है, सही तरीके से हासिल करना है। यदि वो फोकस्ड रहेगा, क्लासरूम की पढ़ाई को इसलिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि आई कांटेक्ट होता है, हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बच्चों के सामने मौजूद रहते हैं, उसके ध्यान को कहीं भी हम फोकस होने से रोक देते हैं, हम उसको भटकने नहीं देते। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितनी देर हमारे साथ बैठेगा, हमारे ग्रुप की और अधिकांश टीचर्स की खासियत है, यदि वो सफल टीचर हैं तो अपने क्लासरूम के बच्चों को बांध लेंगे, उनके मन को एकाग्र कर देंगे। पर यदि बच्चा घर में पढ़ता है, फ़ोन से पढ़ता है और यदि उसमें स्वयं से एकाग्रता है, दृढ़ता है, तो ऑनलाइन की पढ़ाई भी उसके लिए सार्थक हो सकती है। पर ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन फिर भी ऑनलाइन की पढ़ाई पर आप लोगों ने काफ़ी कुछ फोकस किया। एक कोरोना काल आया, आपने क्या पाया और आपने क्या खोया इस काल के दौरान? कोरोना काल बहुत चुनौती का काल था, बहुत ही चुनौती का काल था। और उस समय हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की। हमारा पूरा ग्रुप, पटेल सर, दीक्षित सर, मैं खुद, अभिजीत सर, हमारे जितने टीचर्स हैं, जितने भी, सौरभ सर, हमारा आईटी का पूरा ग्रुप, वो पूरी तरीके से एक कमरे में बंद हो जाता था और हम वैसे ही घंटों पढ़ाते रहते थे। बिल्कुल एक सामने मतलब विद्यार्थियों को देखकर पढ़ाने की आदत थी। हम लोग उसके पहले कभी रूम में अध्यापन नहीं किए थे। एक खाली कमरा, उस खाली कमरे के अंदर वो जोश पैदा करना, अपने अंदर वो भावना लाना कि वो सारे बच्चे जो क्लासरूम में बैठते थे कहीं घर में बैठकर हमको सुन रहे हैं, तो हम वैसा ही पढ़ाएं जैसे क्लास में पढ़ाते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत चैलेंजिंग रहा और हमारी पूरी टीम इस चैलेंज का सामना की और हम लोगों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। और कोरोना के तुरंत बाद मेंस की परीक्षा हुई। कुछ जो विद्यार्थी उस समय मेंस पढ़ रहे थे उन सब का आधा पाठ्यक्रम हुआ था और उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लग गया। फिर उन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की और उसमें से पीयूष तिवारी जैसा 2 बार का हमारा टॉपर निकला और भी बहुत सी विद्यार्थियों का चयन हुआ। तो वो दौर चुनौती भरा रहा, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने प्रयास नहीं छोड़ा। कोरोना काल में आपको भी एक बड़ी क्षति हुई, किस तरह की क्षति थी वो? कोरोना काल में मुझको अपने आदरणीय पूजनीय पिताजी को खोना पड़ा था। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति है जिसको मैं भूल ही नहीं पाता हूँ और मेरे लिए वो बहुत ही पीड़ा का विषय अभी भी रहता है और जीवन भर रहेगा। आपको आज भी पिताजी जब तक थे तब तक आपको हमेशा डांटा भी करते थे, मार्गदर्शन देते थे। अब उनके ना रहने पर आपको कितना कमी उनकी महसूस हो पाती है, अगर लफ्ज़ों में बयां कर सकते? हाँ, बयां तो हो नहीं पाएगी, उनकी कमी हमेशा रहेगी। और मैं ऐसा कोई रात नहीं है जब अपने फादर को, अपने मदर को याद नहीं कर से हटा पाऊँ। मतलब अभी भी तकलीफ़ हो जाती है और मैं बहुत मेरे लिए पीड़ा का पल रहता है, क्योंकि मुझको लगता है कि यदि कोरोना नहीं आता तो मेरे फादर एकदम स्वस्थ थे और वो बहुत लंबी आयु भी थी, 84 की आयु में हो गए, पर उनको कोई भी ऐसी गंभीर समस्या नहीं थी। न तो उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, न तो उनको शुगर की समस्या थी, ना कोई भी उनको ऐसी फिजिकल तकलीफ़ें थी, पर विधि को जो मंजूर था वही हुआ। लेकिन वो दौर आपके लिए कैसे था कि कहते ना पिताजी आपके, एक नयन में माँ का प्यार, दूसरे नयन में पिता का दुलार। आपकी काफ़ी समय पहले जब माताजी चली गई तो पिताजी ने दोनों किरदार को आपके सम्मुख अदा की। क्या कहेंगे, कितना मन भावुक होता है, क्योंकि आप तो शुरू से ही उनकी परवरिश में ही, उनके गाइडेंस में ही आप आगे बढ़ते रहे। आपके कामयाबी पर वो हमेशा आपका पीठ थपथपाते रहे। उस दुख को मैं शब्दों में ही व्यक्त नहीं कर सकता। वो एक ऐसी क्षति है जिसको मैं हमेशा भुलाने का प्रयास करता हूँ। यद्यपि जहाँ पर मैं काम करता हूँ, अपने स्कूल में जब भी मैं आता हूँ तो जहाँ पर हम लोगों की स्कूल की कुर्सी है उसके पीछे पिताजी का ही चित्र लगा हुआ है। वो पटेल ट्यूटोरियल गए थे, वहाँ उन्होंने सबको शिक्षक दिवस में संबोधित किया था, तो उस समय हम लोगों ने उनका लेक्चर देते हुए एक चित्र लिया था। वो खुद रामचरितमानस का पाठ करते थे, मैं उनका वीडियो बना के रखा, यूट्यूब में अपलोड किया, लेकिन अभी भी मैं देख नहीं पाता। मैं भावुक हो जाता हूँ। वो मेरी यादों में हैं, हमेशा रहेंगे
और मैं क्या बोलूँ, अब माता आप कोई- पिता के ऋण से तो मैं जीवन भर आप हो कोई ही स्कूल नहीं भी पाऊंगा। कोई बनाए हैं, उसमें कुछ नाम वगैरह भी क्या कुछ है? हाँ, पिताजी के नाम से इसका आर के पब्लिक स्कूल मैंने नाम रखा है। अभी हम लोग वैसे पहले 4 पार्टनर थे, अभी मैं और सामने पवन गुप्ता जी भी हैं। हम दोनों मिल कर के इस स्कूल का संचालन कर रहे हैं। और इसके पहले हमारे 2 पार्टनर और थे, वो 70 तखतपुर, हाँ प्लस। 70 प्लस के नाम से तखतपुर में एक और स्कूल का संचालन कर रहे हैं। तो गुप्ता जी और महेंद्र देवांगन, इन लोगों ने मुझको प्रेरित किया कि यहाँ के विद्यालय का नाम, पहले दोनों विद्यालय का नाम 70 प्लस ही था, फिर इन लोगों ने प्रेरित किया कि यहाँ के विद्यालय का नाम आर के पब्लिक स्कूल कर दिया जाए पिताजी के नाम पे। तो इन पार्टनर्स के सजेशन से मेरी भी इच्छा थी, हम लोगों ने फिर इसके नाम को आर के पब्लिक स्कूल रखा। हालांकि आपके मित्र बताते हैं आपके मन को कथा पाना बहुत मुश्किल है। सामने वाला व्यक्ति ये समझ भी नहीं सकता कि आपके भीतर मन में क्या क्या चल रहा है, किसके लिए अच्छे भाव ला रहे हैं, किसके लिए क्या विचार ला रहे हैं, ये आपके अलावा सामने वाला भी आपको नहीं समझ सकता। आपके मित्र भी इस बात पे अबूझ स्थिति पर रहते हैं। नहीं, मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं बहुत सदैव पत्रकार से बात कर रहा हूँ और मुझको इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी कल्पना से बहुत अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और इसको कहते हैं एक इंटरव्यू, जैसे आप बोल रहे थे आपको अच्छा लगेगा, तो मैं आपकी बिंदास तारीफ बोल। करने से, हाँ बिंदास बोल में मैं आपकी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं इसको बिल्कुल सिंपल एक वार्तालाप के रूप में ले रहा था। जी। कुछ देर आपकी मेरी चर्चा होगी, हम लोग एकदम, मैं आपको बचपन से जान रहा हूँ, जी, तो हम लोग कुछ देर चर्चा करेंगे। लेकिन आप इतने वेल प्रिपेयर्ड, इतने अच्छे सोच और इतनी अच्छी तैयारी के साथ मौजूद हैं कि आप कई जगह मुझको लाजवाब कर देते हैं, बस इतना ही कहूँगा। लेकिन फिर भी आपको कई बार आपने सपना ही देखा था कि आपको एक शिक्षक बनना है, एक टीचर बनना है, आप तो बन गए। अब आपके सपने क्या हैं? एक किसी की भी सपने होते हैं, वो पूरे हो गए, अब क्या करना चाहते हैं? आपका वो सपना क्या है, उसे अब जानना चाहते हैं। मैं आपको चर्चा में बता ही रहा था जी कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया जी कि इस मृत्यु लोक में आए हैं या ये कर्म लोक है, हमें अंतिम सांस तक कर्म करना है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया, मुझे देखो अर्जुन, मुझे क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूँ। तो जब हमारी तो कोई हस्ती ही नहीं, जब भगवान भी इस धरती लोक पर आए तो उन्होंने अंतिम सांस तक कर्म किया। कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के रथ का संचालन किया। तो जब तक हमारी आखिरी सांस है तब तक मैं पढ़ाते रहना चाहूँगा, पढ़ाते पढ़ाते ही मेरे जीवन का अंत हो मैं चाहूँगा। और जितने अच्छे तरीके से बच्चों का मार्गदर्शन कर सकूँ, उनके मन से तनाव को निकाल सकूँ, उनको सफल होना और उसके साथ साथ सही तरीके से जीना सिखा सकूँ, वही मेरे जीवन का तो उद्देश्य है। आपके बचपन के वो दौर कहते हैं, आपने बहुत उसको विस्तार पूर्वक समझाया हमें कि सूर्य का एक पहर, फिर रात, आपने विस्तार से समझाया। तो आपके भी जीवन के जो चक्र हैं, आपके बचपन के, फिर जवानी के, फिर जवानी के, युवा जवानी की बात ठीक है, हम जवानी का भी उतार बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन आप खेल से काफ़ी जुदा रहे, दूर रहे आपने, और उसके साथ अब शुरुआत दौर में आप रामायण प्रवचन वगैरह करते थे। तो क्या आने वाले दिनों में आप कथा पाठ, व्यासपीठ वगैरह पर भी नजर आएंगे? क्योंकि अपनी विद्वता को आप लोगों तक, समाज में, क्योंकि आप ध्वजवाहक के तौर पे भी धर्म के लिए भी आप बचपन में काम करते थे, तो आने वाले फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं? व्यासपीठ की तरफ नज़र जी। नहीं आऊँगा, जी लेकिन बहुत सी बातें हैं। जैसे रामचरितमानस को लेकर के मेरी 2 श्रृंखलाएँ मेरे खुद के चैनल पे रहेंगी। एक बहुत अच्छी पुस्तक रही है सरोज बालाजी की, जी जिन्होंने रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी लिखा, मतलब नासा के रिसर्च से पता चला राम सेतु की कहानी। और वैसी प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर है और एक और अमेरिकन सॉफ्टवेयर है। उन जब सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके रामायण की तिथियां निकाली गई, तो जो राम भगवान के जन्म की तिथि है और जो उनके वन जाने की तिथि है और भी जो उनके जीवन की घटनाओं की तिथियां हैं, वो सॉफ्टवेयर पे डाले जाने पे यथावत उतने समय में आ रही हैं। तो उस तरीके को लेकर के एक वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है। जी तो मेरा एक सीरीज उस पर अभी आएगा, और रामचरितमानस को बिना किसी लाग लपेट के सहजता से समझाने के लिए उसको लेकर के एक सीरीज आएगा। तो ये मेरा धार्मिक क्षेत्र में एक प्रयास रहेगा। और दर्शन पे तो मेरे लेक्चर हमेशा आते ही रहते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, दर्शन की आपने बात की, फिर मैं दर्शन पे आता हूँ। आप अपनी उम्र से ज़्यादा, अनुभव में ज़्यादा आप बड़े नज़र आते हैं अपने दोस्तों के बीच में भी,
उसका कहीं आपको नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि दोस्त आपसे उतना खुल नहीं पाते, नहीं, क्योंकि एक दोस्तों के साथ वरिष्ठ एक ओहदे पर आपको देख करके सम्मान की भांति। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों के साथ मैं उतने ही सहज हूँ, उतने ही आनंद से जीता हूँ जैसे दोस्तों के साथ रहना चाहिए। ये लेकिन प्लस पॉइंट हाँ, है। ये आपकी प्लस पॉइंट है, लेकिन दोस्त ये सोच करके कि भैया हैं नहीं वो, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो बताते हैं कि थोड़ा सा सहम के रहना पड़ता है कि नहीं, कब डांट दें आप। हाँ, ऐसा कुछ लोगों के साथ होता होगा। और लेकिन जो मेरे अंतरंग मित्र हैं वो दिल से करीब हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घूमते हैं, गाते हैं, सब करते हैं। एक सुर संगम ग्रुप भी है, उसमें भी हम लोग पहुंच जाते हैं। गाना आए चाहे ना आए, गाते हैं, सुन लेते हैं। तो गाना अगर आप गाते हैं तो कुछ अगर आप गुनगुना दें, हालांकि जैसा भी हो, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होना चाहिए वाली जो बात है, नहीं। तो आप में तो कॉन्फिडेंस है ही है। एक मैं छत्तीसगढ़ी भाषा भी पढ़ाता हूँ। जी जी और छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत से गीत लिखे गए। जी और ये कई प्रकार के आरोप भी लगते हैं कि छत्तीसगढ़ी में सहज से हट करके बिल्कुल गीत नहीं लिखे जाते। तो मैं एक पुराना गीत आपको ऐसे सुना देना जी चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। प्रेम का गीत है। जी। अपने अपन मोला हाँसी आथे, सुरता मा तो रोवासी आथे, का जादू डारे तै टोन हाकस, ए पिंजरा के मैना मा काबर समाए रे मोर बैरी नैना मा। सुने होंगे आप भी क्या कभी। बात है, बैरी नैना माँ। और आप लोग तो गायक हैं। नहीं, गायक नहीं है, हम भी आपकी तरह, लेकिन फिर भी आप तो गीत और सब चीज़ में आपकी रुचि है। कुछ लोग बताते हैं कि आप जब कविता क्या होती है लोगों को ये मालूम नहीं था। आप उस समय भी बड़े बड़े कवियों को सुना करते थे, महाकवियों की कविताओं को सुन करके लोगों को सुनाया करते थे। कुछ आप लिखा भी करते हैं, तो क्या अपनी कविताओं को भी आप लिपिबद्ध कराएंगे? उसको लेकर क्या सोचा, और आपकी लिखी हुई एक आध दो कविता अगर हम जानें। कुछ किसी कविता की कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। एक कवित्त मैंने लिखी थी, छंदबद्ध रचना रहती थी, तो बहुत से कवियों के कवित्व ने प्रभावित किया। तो एक कवित्त मैंने लिखने का प्रयास किया था। तेरी मेरी मेरी तेरी बहुत है हो चुकी, इन्हें तो भूल जाने का अब समय है आ गया। क्या बात है। घृणा को मिटाने का, प्रेम को जगाने का, सत्य को सजाने का अब समय है आ गया। अब न की तो कब करोगे, हाथ मल के सर धुनोगे, क्रांति की बिगुल बजाने का समय है आ गया। छोड़ कर के बीती बातें पीछे छोड़, काली रातें फासले मिटाने का अब समय है आ गया। तो ऐसी पंक्तियाँ आपको मैं, क्या बात है। आप मुझको जो पसंद आती है, जी। नूतन कपूर जी की एक कविता, उन्होंने उद्धव प्रसंग को आधुनिक संदर्भों में हिंदी और उर्दू के शब्दों को मिला करके लिखा। उसको मैं आपको सुना देता हूँ कि ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण के पास, कृष्ण जी ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजा, तो गोपियाँ उनसे नाराज़ हुईं। तो कुछ कवित्व था, ये भी कोई कायदा है, वायदा न पूरा करे, भेजे एक दूत जो कि दुश्मनों सा लगता। क्या बात। प्रेम की तो बात, ये भी कोई कायदा है, वायदा न पूरा करे, भेजे एक दूत जो कि दुश्मनों सा लगता। ज्ञान की तो बात करे, तीन हाथ आगे बढ़े, प्रेम का वो नाम सुन पीछे पीछे हटता। ब्रज के ली कुंज कुंज गली विथियों के बीच, कान्ह प्रेम कान्ह प्रेम कान्ह प्रेम पगता। और जान के अनाथ नाथ आपका परम मित्र, भोली भाली गोपियों को खुले आम ठगता। क्या बात है। तो मुझको पसंद आती है। हाँ। क्लास में भी बताते रहता हूँ बच्चों को। तो अब आपको इतने इस लंबे सफ़र से स्वयं रविंद्र तिवारी जी कितने संतुष्ट हैं, पहला। दूसरा कि आप अपने शिष्यों को अपने से ज़्यादा खुद कामयाब ना होकर अपने शिष्यों को कामयाब बना रहे हैं, तब की खुशी आपकी कहाँ होती है? खुशी एक बहुत गंभीर प्रश्न है। खुश होने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए रहता। मेरे सामने एक अनुत्तरित प्रश्न है, जीवन का रहस्य। यद्यपि समझ में यही आया है कि समझ में कुछ नहीं आता है, समझने का प्रयास जारी है। यदि मैं उस सत्य का साक्षात्कार कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बस ये मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है। एक आपसे आखिरी एक हम अपील चाहते हैं कि उन युवाओं के लिए जो आज एक नशे की राह पर है,
वो सही राह पर आके अपने मौलिक, अपने सामाजिक, अपने मुख्य धारा में आकर के जो बेहतर, जिस उद्देश्य से उसका जन्म हुआ, उसके लिए कोई अपील अगर आप कर सकें। अपील तो यही है कि नशा व्यक्ति करता है तो वो नशे का गुलाम बन जाता है, और यदि व्यक्ति को अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो उसको वो नशा पैदा करना पड़ेगा अपने कार्य में। यदि वो अपने अध्ययन में नशा पैदा कर लिया, या जिस चीज़ को उसने अपना लक्ष्य बनाया है कि वो अपना लक्ष्य बना रहा है, चाहे समाज सेवा, चाहे अपना लक्ष्य बना रहा है एक अध्यापन, चाहे अपना लक्ष्य बना रहा है सिंगिंग, चाहे अपना लक्ष्य बना रहा है माता पिता की सेवा, तो यदि उस कार्य में उसको नशा हो गया तो फिर उसको किसी भी प्रकार के और नशे की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो अपने काम को आप पूजा समझो, अपने काम को आप नशा समझो, तभी आप नशे से दूर रह सकते हैं। देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर क्यों बैठा है राह के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भी मज़ा आएगा। तो आज के हमारे ख़ास मेहमान रविंद्र तिवारी जी रहे, और आपने सर बहुत अच्छे मैसेज युवाओं को दिया, और बिंदास बोल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय दे करके अपने विचारों को हमारे इस चैनल में आप रखें, और युवाओं को जो संदेश दिया है सर, वो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा। रविंद्र सर, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम, पूरी टीम बधाई की पात्र है। आपका जोश, जुनून, उत्साह बधाई का पात्र है। जिस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की, जितने जल्दी तरीके से आपने सेटअप को लगाया, और जैसा आपने जूझने का काम किया, वो सब बहुत सराहनीय है। आप सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप स्वयं ऐसी एक आदर्श, एक उदाहरण बने युवाओं के लिए, अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में आप काम करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।